Hello everyone, I am Rajiv Chauhan and in this short video I will be explaining exactly how US dollar has assumed the status of hegemony in global economy. US डॉलर इतना पावरफुल क्यों हो गया, वो एक इंटरमीडिएट करेंसी क्यों हो गया और रिजर्व करेंसी आप चाहे तो कह सकते हैं, तो कैसे बना, इसका हिस्ट्री हम पढ़ेंगे। तो इसका हिस्ट्री अगर देखा जाए तो वर्ल्ड वॉर टू में है, लेकिन वर्ल्ड वॉर टू में क्या हुआ उसको समझने के लिए थोड़ा हमें पीछे जाना पड़ेगा। मैं वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं बता रहा हूं, ध्यान रहे, मैं इकोनॉमिक्स बता रहा हूं। तो इससे पहले भी ग्लोबल ट्रेड होता था, वर्ल्ड वॉर टू से पहले भी ग्लोबल ट्रेड होता था, हर कंट्री का अपना अपना करेंसी होता था। तो उस टाइम में ब्रॉडली क्या सिस्टम था, तो बाय एंड लार्ज अगर आप देखें तो 1870 से लेके लगभग आप देखें तो वर्ल्ड वॉर वन तक गोल्ड स्टैंडर्ड चलता था कि अपना करेंसी को गोल्ड में चेंज करेंगे, गोल्ड जो है वो लेके जाएंगे तो दूसरा करेंसी में फिर तब्दील कर लेंगे, ये सिस्टम चलता था, उसे कहते थे हम गोल्ड स्टैंडर्ड। तो गोल्ड स्टैंडर्ड 1870 से 1920 तक चला, फिर वर्ल्ड वॉर वन हो गया, उसके बाद फिर लेट 1920 से लेके आप कह सकते हैं कि 1932 तक फिर इन्हें स्टैब्लिश करने का कोशिश किया गया। क्यों हुआ, क्या हुआ, उसमें बताऊंगा आपको। फिर जब ग्रेट डिप्रेशन आ गया 1932 के बाद, तो इसको लगभग कंप्लीट अबेंडनमेंट हो गया। और उसके बाद 1944 से लेके 1971 तक गोल्ड स्टैंडर्ड आमतौर पे आप कह सकते हैं नहीं चला, लेकिन लिमिटेड लेवल में चला। वो कैसे चला वो मैं बताऊंगा। तो याद रखिए कि जब ग्रेट डिप्रेशन आ गया, अभी तक के इतिहास में सबसे खराब इकोनॉमिक सिचुएशन जो है वो है ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1930s, वर्ल्ड वॉर वन के बाद हुआ। तो जब ग्रेट डिप्रेशन हुआ तो जितने भी कंट्री थे, यूरोप के कंट्री, चाहे वो यूके हो, ब्रिटेन हो, फ्रांस हो या और भी कोई कंट्री हो, तो वो उन लोगों ने क्या किया, अपना इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए बहुत एग्रेसिवली उन लोगों ने मतलब अपना करेंसी को डिवैल्यू कर दिया। जब करेंसी को डिवैल्यू करते हैं तो आपका एक्सपोर्ट जो है कॉम्पिटिटिव हो जाता है, ये एजेंडा उन्होंने लगाया। लेकिन एक कंट्री किया तो ठीक है, लेकिन अगर सब कंट्री करने लगे तो ग्लोबल वॉलेटिलिटी आ जाएगा, साथ साथ ग्रेट डिप्रेशन भी आ गया। तो ये वाला जो सिचुएशन था, यहां पे एक ब्रिटेन के इकोनॉमिस्ट हैं जॉन मेनर्ड केन्स, वो उन्होंने एक सिद्धांत दिया, ठीक है। उन्होंने जो ये किया, उन्होंने तो एक तरह से मतलब कहा जाए तो वेलफेयर स्टेट के बारे में बात किया। दूसरी बात एक ये थी कि उन्होंने ये कहा था कि इंस्टीट्यूशंस बनने चाहिए, पावरफुल इंस्टीट्यूशन बनना चाहिए, ग्लोबल इंस्टीट्यूशन बनना चाहिए जो इंटरनेशनल फाइनेंस को मैनेज कर सके। उन्होंने इस चीज की अवधारणा दी थी, फर्स्ट टाइम ही स्पोक अबाउट इट। उसके बाद वर्ल्ड वॉर टू हो गया, फिर लड़ाई झगड़ा, फिर इकोनॉमिक टर्मोइल, फिर खराब हो गया सब चीज। तो 1944 में जो विक्टर कंट्रीज थे पर्टिकुलरली, उन लोगों ने जॉन मेनर्ड केन के आइडिया पे कहा कि भैया इंस्टीट्यूशन बनाते हैं। तो एक अमेरिका में न्यू हैम्पशायर जगह है, वहां पे एक ब्रेटन वुड नाम का जगह है, वो शहर में एक ब्रेटन वुड नाम का जगह है, जहां पे कि 44 कंट्री आए, अग्रीमेंट किया, और उस अग्रीमेंट में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF और वर्ल्ड बैंक, इस दोनों को IBRD जिसे कहते हैं, वर्ल्ड बैंक भी कहते हैं, उन्हें स्टैब्लिश किया गया। और वो 44 कंट्री ने ये कमिट किया कि भाई साहब अब से जो हम ट्रेड करेंगे और ट्रेड में जो पेगिंग करेंगे, जो हमारा जो करेंसी है वो किसी और करेंसी से ज्वाइन करेंगे ट्रेड की सिचुएशन में, वो होगा US डॉलर। तो वहां से US डॉलर क्या हो गया, उसका इकोनॉमिक्स में सेंट्रलिटी हो गया, ग्लोबल इकोनॉमी में सेंट्रलिटी हो गया, ठीक है, पहला फर्स्ट स्ट्रोक। तो वहां से मेजर करेंसी हो गया US डॉलर। और US डॉलर ने अपना जो है करेंसी को पैक किया था गोल्ड से कि 1 ऑन्स ऑफ गोल्ड इज इक्वल टू $35। ये किया था उन्होंने 1944 में। तो ये चलता रहा, और भी जितने न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्री थे, कुछ सोवियत साइड जाने लगे, कुछ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी अडॉप्ट करने लगे। तो जिनका भी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी था वो पर्टिकुलरली पैक किया किससे, अमेरिका से पैक किया। चलो
डॉलर से पेगिंग हो गया, तो वर्ल्ड इकोनॉमी में डॉलर का महत्व बढ़ने लगा और डॉलर बन गया रिजर्व करेंसी। तो मैंने पहले भी वीडियोस में बताया है, फिर से बता रहा हूं कि रिजर्व करेंसी का मतलब क्या होता है। रिजर्व करेंसी वो करेंसी है जिसे कि हम अपने फॉरेक्स रिजर्व में रखते हैं, जो कि हमें अगर इकोनॉमिक स्ट्रेस आया तो उस समय मदद करता है। अगर हमने कुछ चीज कहीं से कर्ज लिया हुआ है, फॉरेन डेट लिया हुआ है, तो डेट चुकाने में हमें मदद करता है। हम अगर कोई चीज खरीद रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं, तो उसका बिल चुकाने में मदद करता है। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट उसका बेनिफिट यह है कि हमारा जो अपना डोमेस्टिक करेंसी है, फॉर एग्जांपल इंडिया केस में रूपी, उसको वो बैलेंस रखने में, उसको वो बहुत ज्यादा स्लाइड ना, डिवैल्यू बहुत ज्यादा ना हो जाए, डिप्रिशिएट ना हो जाए, इसीलिए उसको स्टेबिलिटी बनाए रखने के लिए हम रिजर्व रखते हैं। तो रिजर्व का वो काम है। तो क्या फिर दूसरा सवाल आता है कि सिर्फ यूएस डॉलर ही रिजर्व है? जी नहीं। अकॉर्डिंग टू आईएमएफ टोटल 8 करेंसी है जिसको कि रिजर्व माना गया है। कौन सा वो 8 करेंसी है? पहला यूएस डॉलर, फिर कैनेडियन डॉलर, ऑस्ट्रेलियन डॉलर, पाउंड, स्टर्लिंग पाउंड, यूरो, जापानीज येन, चाइनीज युआन एंड स्विस फ्रैंक। ये 8 करेंसी है जो रिजर्व करेंसी हम मान के चलते हैं, जिसमें कि यूएस डॉलर जो है उसका जो हाईएस्ट, जो आप कहा जाए रेटिंग रहा है 1980s के आसपास में, 70s 80s में रहा है, वो था मोर देन 80%। आज के टाइम में भी लगभग 66% रिजर्व किस में मेंटेन्ड है? यूएस डॉलर में मेंटेन्ड है। अब यहीं से यूएस डॉलर का सेंट्रलिटी नहीं आया है, अभी हमें और कुछ समझना पड़ेगा। जब 1960s आया तो यूएस डॉलर का बहुत डिमांड था, क्योंकि कन्वर्टिबिलिटी थी। पहले हम पाउंड को डॉलर में कन्वर्ट करेंगे, डॉलर से फिर दूसरे इकोनॉमी में, मतलब मान के चलो कि किसी और कंट्री का, इंडिया का है, इंडिया में करेंसी रुपी है तो रुपी में कन्वर्ट किया, तो हर समय बीच में डॉलर चाहिए, डॉलर चाहिए, तो डॉलर एज ए करेंसी का बहुत बढ़ गया। तो अमेरिकन जो रिजर्व बैंक है, जिनको कि यूएस फेड कहते हैं, यूएस फेडरल रिजर्व कहते हैं, उन्होंने बहुत सारा प्रिंट किया रुपया, डॉलर, और बहुत सारे विदेशों में डॉलर्स जाने लगे। अब 1960s आते आते ऐसा सिचुएशन हुआ कि अमेरिका के पास जितना गोल्ड रिजर्व है उससे ज्यादा वैल्यू का करेंसी अमेरिका के पॉलिटिकल बॉर्डर से बाहर फ्लोट कर रहा था। 1960s तक ये था। तो अब क्या था? डॉलर का पेगिंग किससे था? सबका पेगिंग डॉलर से, और डॉलर का पेगिंग गोल्ड से था। तो मतलब कि हर समय अमेरिका के पास उतना गोल्ड चाहिए जितना गोल्ड की कोई आदमी कन्वर्ट कराना चाहे तो कन्वर्ट करा सके गोल्ड में। ठीक है। अब डर ये हो गया 1960s का एंड आते आते कि भाई बाहर ज्यादा डॉलर है, हमारे पास रिजर्व कम है, तो हो सकता है कि अगर फुल कन्वर्टिबिलिटी अगर हो जाए तो जितने भी गोल्ड हैं वो पूरा वाइप आउट हो जाएगा। उस टाइम में 1971 का समय था। वहां के प्रेसिडेंट थे रिचर्ड निक्सन, और बहुत फेमस उन्होंने काम किया जिसका नाम रिचर्ड निक्सन, मतलब निक्सन सॉक नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने क्या कर दिया? एक लॉ पास करवा दिया और यह कह दिया कि यूएस डॉलर इज नॉट कन्वर्टेबल इन गोल्ड। गोल्ड के साथ कन्वर्टिबिलिटी नहीं है, गोल्ड के साथ पेगिंग 1971 में खत्म कर दिया। इसी को कहा जाता है निक्सन सॉक। अब दूसरे वर्ल्ड वाले ने बोला कि अब क्या करेंगे? तो उन्होंने बोला कि भैया आप हमसे डायरेक्ट पेगिंग कर लो, कि देयर इज नो इंटरमीडिएट, कुछ रहेगा ही नहीं, गोल्ड का सिस्टम ही खत्म कर दो। तो जहां पे गोल्ड का सिस्टम कंप्लीट खत्म हो गया 1971 में, उसी को बोलते हैं, जब डॉलर का पेगिंग गोल्ड से एलिमिनेट हो गया, उसी को बोलते हैं एंड ऑफ ब्रेटन वुड्स सिस्टम। और वहां से यूएस का जो डॉलर है उसका कंप्लीट हेजेमनी हो गया। और दूसरे कंट्री ने क्यों एक्सेप्ट कर लिया? क्योंकि उस टाइम में जो, अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा इकोनॉमी कौन था? अमेरिका था। सबसे पावरफुल कंट्री अगर कोई था तो अमेरिका था। यूएसएसआर भी था लेकिन अमेरिका था। उस हिसाब से देखिए, उसका इकोनॉमी में बहुत स्टेबिलिटी था और बहुत लीप्स एंड बाउंड्स में वो ग्रोथ कर रहा था। साथ ही साथ ऑयल का उस टाइम में बहुत ज्यादा डिमांड था, ऑयल पॉलिटिक्स चल रहा था, जियो पॉलिटिक्स एक तरह से ऑयल पे निर्भर कर रहा था। और यह पता चला कि सऊदी अरेबिया में सबसे ज्यादा रिजर्व है, सबसे ज्यादा रिजर्व है। तो यूएस ने सऊदी अरेबिया से डील किया,
कहा कि जो भी पेट्रोल बेचोगे तुम, उसका जो आपको रुपया लोगे, उसका जो करेंसी लोगे, वो एक्सेप्टेड करेंसी जो होगा वो होगा डॉलर। और यहीं से शब्द आता है पेट्रो डॉलर। पेट्रोलियम बेच रेला है जिसमें कि करेंसी जो एक्सेप्टेड है वो डॉलर की करेंसी एक्सेप्टेड। अब दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर, तो मतलब कि मिडिल ईस्ट से ऑयल अगर खरीदना है आपको, तो आपको लगभग मान लो कि डॉलर में ही पे करना पड़ेगा। तो पहले ब्रेटन वुड सिस्टम खत्म हुआ, फिर सऊदी ने बोल दिया, फिर लगभग जितने भी मेजर कंट्री थे सब ने पैगिंग कर लिया यूएस से, और यूएस बन गया आपका कंप्लीट हेजेमोन एज फार एज द रिजर्व इज कंसर्न। और उस टाइम में उनका पीक लेवल चला गया था नियर अबाउट 86%। मतलब 100 रुपए कोई रख रहा है करेंसी में रिजर्व में, तो यूएस डॉलर का उसमें योगदान कितना है? 86 है। और उसी टाइम से अमेरिका का इकोनॉमिक पावर बहुत बढ़ गया, और जो सैंक्शन लगाने का, इकोनॉमिक सैंक्शन लगाने का क्षमता बहुत बढ़ गया, जिसको कि उन्होंने यूज किया जहां चाहे वहां, पर्टिकुलरली मिडिल ईस्ट में यूज किया। यूक्रेन वॉर के बाद उन्होंने यूज किया रशिया के अगेंस्ट, ठीक है। और ये सब वेपन की तरह जो उन्होंने अपना हेजेमोन का स्टेटस को यूज किया, पर्टिकुलरली रिलेटेड टू रिजर्व करेंसी, उसके कारण से अभी जो बैकलेस देखा जा रहा है, वो बैकलेस क्या है? डी डॉलराइजेशन ऑफ ग्लोबल इकोनॉमी। हमें लगता है ये चीज समझ में आया होगा। अगर कोई चीज ना समझ में आए तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताएं, सो दैट नेक्स्ट वीडियो जब हम बनाएं तो उस पर आपको एक और ज्यादा क्लैरिटी दे। थैंक यू वेरी मच।